हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो थ्योरी थी। जैसे कि हम लोग थ्योरी को पढ़ चुके थे। हम लोग थ्योरी को पढ़े थे नील्स बोर के परमाणु मॉडल तक। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग पढ़े थे नील बोर का परमाणु मॉडल तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की जितनी भी थ्योरी बची है हम लोग इसी पार्ट में ख़त्म करेंगे। जो भी थ्योरी है हम लोग इसी पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि देखते हैं कि जो आज की हमारी थ्योरी है, हम लोग थ्योरी में कौन से मॉडल्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से हम लोग यहाँ से आज देखेंगे कि जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, जो चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में हम लोग नील्स बोर के परमाणु मॉडल तक पढ़ चुके थे। अब सोमरफील्ड का परमाणु सिद्धांत आज की इस वीडियो में हम आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठिएगा और क्या करेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये नहीं कि बाद में नोट करें, नोट आप लोग दोनों एक ही साथ करते हुए चलिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आप लोग सबसे पहले समझेंगे सोमरफील्ड का परमाणु सिद्धांत होता क्या है। क्या है सोमर सोमर्ड सोमरफील्ड फील्ड एटॉम थ्योरी, मतलब इसकी क्या होती है इसमें हम लोग समझेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आप लोग समझेंगे पहले तब आगे लिखेंगे। देखिए इसमें कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तृतीय कक्षा दीर्घवृत्ताकार कक्षा का ही एक विशेष रूप है। क्या है? एक विशेष रूप इसमें कहा गया है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। वृत्तीय कक्षा क्या है, सॉरी वृत्तीय कक्षा, यहाँ पे देखिए वृत्तीय कक्षा है। वृत्तीय कक्षा दीर्घाकार कक्षा के एक ही विशेष रूप है। अब देखिए इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो है इलेक्ट्रॉन जैसे है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये आपको इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपको क्या है, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सब आप इलेक्ट्रॉन जब है ये चारों ओर क्या है, चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, मतलब एक दीर्घ की तरह वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होंगे, घूमते हैं। इस तरह से अपना ये रनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। वृत्तीय कक्षा दीर्घा क्या है, दीर्घावृत्तिकार कक्षा का एक विशेष, मतलब ये जो तृतीय क्या है, ये जो वृत्तीय कक्षा है, ये दीर्घाकार वृत्तीय कक्षा का क्या है, एक विशेष रूप है। क्या है? एक विशेष रूप है। तो चलिए आप लोग अगले पॉइंट नंबर 2 में आप लोग नोट करेंगे और पहले समझेंगे। कक्षाएं छोटे भागों में बटी होती हैं। क्या है? कक्षाएं छोटे भागों में बटी होती हैं, जिन्हें उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें उपकोष कहते हैं। यह उपकोष और छोटे भागों में बटे होते हैं, जिन्हें कक्ष क्या है, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप समझेंगे कि कक्षाएं छोटे भागों में क्या बटी होती हैं। ये जो कक्षाएं होती हैं ये छोटे छोटे भागों में क्या होती हैं, बटी होती हैं, जिन्हें उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उपकोष कहेंगे। यह उपकोष और छोटे भागों में बटे होते हैं। और जो उपकोष भी होते हैं इनके, वो भी एक छोटे भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं, जिन्हें कक्ष ऑर्बिट कहते हैं। क्या है? जिन्हें कक्ष ऑर्बिट ORBITL ऑर्बिटल कक्ष कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नोट इसमें करेंगे क्या, नोट करेंगे कक्षाएं छोटे भागों में बटी होती हैं, जिन्हें उपकोष कहते हैं। यह उपकोष और छोटे भागों में बटे होते हैं, जिन्हें कक्ष ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब तो आप लिख चुके होंगे। चलिए आप लोग अब तीसरा पॉइंट डालिएगा। तीसरे पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोण। इसमें कहा गया है कि जो दीर्घवृत्ती है, दीर्घवृत्ती में घूमते क्या कक्षा में घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग KH/2 पाई होते हैं। क्या है? क्या होते हैं आपको?
के एच अपान टू पाई होते हैं। क्या होते हैं? के एच अपान 2 पाई होते हैं, जहाँ के एक पूर्णांक है। क्या है? इसमें जो आपको के दिया गया है, एक के आपका क्या है? एक पूर्णांक है। के क्या है इसमें? के आपका एक पूर्णांक है। अब देखिए, जब आपका यहाँ पे के एक पूर्णांक है तो 1 व 2 व 3 व डॉट 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 कोष्टक बंद है, तो के का मान उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। तो जो यहाँ पे के का मान दिया गया है, यहाँ पे जो के का मान कहा गया है, ये के का मान उप ऊर्जा स्तर को क्या करता है? प्रदर्शित मतलब दिखाता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो आप चलिए नोट करिए, नोट करते हुए चलेंगे। नोट करिए, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के एच अपान 2 पाई क्या है? के एच अपान 2 पाई होता है, जहाँ के एक पूर्णांक क्या है? जहाँ के एक पूर्णांक 1 व 2 व 3 है। के का मान उप ऊर्जा क्या है? के का मान उप ऊर्जा स्तर को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। के को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम लोग अगले की तरफ अगला नोट करते हैं। अगले में दिया गया है के का मान यन के मान पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें जो कहा गया है, के मान क्या है? के का मान यन के मान पर क्या होता है? निर्भर करता है। जैसे आपने कोई एक व्यक्ति रहता है, जैसे बहुत से बच्चे हैं अपने पिता पे निर्भर रहते हैं, तो सेम इसमें यही है के का मान यन पर निर्भर करता है। यन के किसी मान के लिए क्या है? आपको यन के किसी भी मान के लिए क्या है? किसी मान के लिए के यन मान होते हैं। क्या है? के यन मान होते हैं। क्या इसमें कहा है? देखिए, के यन मान होते हैं यदि यन बराबर 1 हो। क्या है? यदि यन बराबर 1 तो के बराबर 1 क्या है? अगर यन बराबर 1 हो 1 तो के बराबर क्या होगा? के बराबर भी आपका क्या होगा? 1 होगा। के बराबर क्या होगा? 1 होगा। यदि यन बराबर 2 दिया जाए, यदि आपको यन बराबर 2, तो आपको क्या लिखेंगे? तो के बराबर क्या लिखेंगे? के बराबर 12। तो आपको यन बराबर 12, यदि यदि यन बराबर 3 क्या है? अगर आपको देखिए यहाँ पे दे दिया गया है यन बराबर 3, तो के बराबर क्या है? तो के बराबर 1 व 2 व 3 व क्या है? के बराबर 1 व 2 व 3 व आदि। के तथा यन का क्या है? के तथा यन का मान, देखिए इसमें कहा गया है के तथा यन के मान का मान बराबर होने पर कक्षाएं वृत्ति होंगी। क्या है? कक्षाएं वृत्ति होंगी, अर्थात दीर्घ कक्षा की लंबाई क्या है? अर्थात दीर्घ कक्षा की लंबाई लघु कक्षा की लंबाई के बराबर होती है। जैसे यन अपान के बराबर दीर्घ कक्षे की लंबाई अपान लघु कक्षे की लंबाई। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग अब एक बार नोट जल्दी से नोट करते हुए चलिए लिखिए आप लोग, के का मान यन के मान पर निर्भर करता है। यन के किसी मान के लिए के यन मान होते हैं। यदि यन बराबर 1 तो के बराबर 1, यदि यन बराबर 2 तो के बराबर 12, यदि यन बराबर 3 है तो के बराबर 1 व 2 व 3 आदि। के तथा यन का मान बराबर होने पर कक्षाएं वृत्ति होंगी। क्या है? कक्षाएं वृत्ति होंगी, अर्थात दीर्घ कक्षा की लंबाई लघु कक्षा के लंबाई के बराबर होंगी। जैसे यन अपान के बराबर दीर्घ कक्ष की लंबाई बटे लघु कक्ष की लंबाई। तो चलिए आप लोग अब अगला पॉइंट लिखिए, नंबर चौथा पॉइंट में देखिए इसमें क्या कहा गया है। चौथे पॉइंट में ये कहा गया आपसे, पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है। क्या है? पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है, इसे यश उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यप उपकोष कहते हैं, तथा इसमें केवल एक कक्ष होता है। क्या है? केवल इसमें एक कक्ष होता है जिसे यश कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे यश कक्ष कहते हैं। यश कक्ष गोली होता है। क्या है? यश कक्ष क्या होता है? गोली होता है, तथा इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या है? तथा इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा कोष क्या है? दूसरा कोष यस तथा पी उपकोष में बटा होता है। पी उपकोष में 3 कक्ष पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। यह डबल के आकार के होते हैं। क्या है? ये डबल के आकार के होते हैं। तीसरा कोष यस व पी व तथा डी उपकोषों में बटा होता है, जिसे आप लोग डी उपकोष क्या है? जिसे डी उपकोष में 5 कक्ष डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स
और डी जेड स्क्वायर तथा जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो अब आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, क्या है इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नोट करिए, पहले उपकोष में केवल एक उपकोष होते हैं, क्या है होता है, इसमें यश उपकोष कहते हैं, क्या है इसे यश उपकोष कहते हैं, तथा इसमें केवल एक कक्ष होता है जिसे यश कक्ष कहते हैं। यश कक्ष गोली होता है, क्या है यश कक्ष गोली होता है, तथा इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्या है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा कोष यस तथा पी उपकोषों में क्या होता है, बटा होता है, क्या है बटा होता है। पी उपकोष में 3 कक्ष, जैसे मैं आपको बोला पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। यह डबल, क्या है यह डबल के आकार के होते हैं। जैसे में आप लिखेंगे, तीसरा कोष यस व पी तथा डी उपकोष में बटा होता है। डी उपकोष में 5, क्या है डी उपकोष में 5 कक्ष, 5 कक्ष डी एक्स वाई व डी जेड डी वाई जेड व डी जेड एक्स व डी जेड स्क्वायर तथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं। तो अब मेरे प्यारे साथी आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये कहेंगे सर ये आपको फालतू की चीज़ें पढ़ाना, देखिए आप लोग जब आपको थ्योरी पता रहेगी तभी आप जाके आगे की जो क्वेश्चन है आप कर पाएंगे। इसलिए आपको मेन चीज़ होता है क्या है, थ्योरी को पढ़ना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या है थ्योरी को पढ़ना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं जो अब हमारी अगली थ्योरी है, कि हम अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, क्या है आप लोग एक बार हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विवरण बहुत बड़ी योजना, क्या है अब इसे डालेंगे आप लोग हेडिंग। इसमें इंपॉर्टेंट है कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का विवरण, क्या है जो परमाणु की कक्षाएं होते हैं उसमें है इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, विवरण देंगे और बोर बड़ी योजना को समझेंगे। क्या करेंगे, बोर बड़ी योजना को समझेंगे। तो चलिए आप लोग सबसे पहले इसको नोट करिए कि बोरबरी ने 1921 ईस्वी में, क्या है 1921 ईस्वी में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के विवरण के नियम दिए जो निम्नलिखित है, क्या है जो निम्नलिखित है। आप इसे अब गौर करेंगे, आपको इसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को इसकी मत करके देखिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से देखिए तभी आपको जाकर माइंड में सेट हो पाएगा। तो चलिए, बोरबरी ने 1921 ईस्वी में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के विवरण के नियम दिए जो निम्न, क्या है जो निम्नलिखित हैं, जो क्या है निम्नलिखित हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले को समझते हैं। जो मेरा अगला है, किसी भी कक्षा में, क्या है इसमें कहा गया है किसी भी कक्षा में उप अधिकतम, क्या है किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है अगर किसी भी कक्षा में अधिकतम उपस्थित जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n 2n स्क्वायर होती है, क्या होती है 2n स्क्वायर होती है, जहाँ n उस कक्षा की संख्या है। इसमें n को क्या दर्शाया गया है, n को इसमें ये दर्शाया गया है कि n उस कक्षा की संख्या है, क्या है n क्या है उसमें उस कक्षा की क्या है संख्या है। तो चलिए आप लोग पॉइंट नंबर 1 में डाल के लिखिएगा कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है जहाँ n उस कक्षा की संख्या है, क्या है जहाँ n उस कक्षा की क्या है संख्या है। तो पॉइंट नंबर 2 को पहले समझेंगे, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। 72 कोष में, क्या है 72 कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। इसमें कहा है कि 72 मतलब जो 72 कोष होते हैं उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हो सकती है 8 हो सकती है, तथा इसके अंदर वाले कोषों में यह 18 से अधिक नहीं हो सकता है। अब इसमें ये भी कह दिया है कि इसके अंदर वाले कोष में यह 18 से अधिक नहीं हो सकता है, क्या है 18 से अधिक नहीं हो सकता है। इस पर आप लोग गौर करेंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा कि 72 कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, तथा इसके अंदर वाले कोष में
या 18 से अधिक नहीं हो सकती है। क्या है? 18 से अधिक नहीं हो सकती है। तो चलिए अब आप लोग अगला पॉइंट समझेंगे। सबसे बाहरी, इसको आप लोग पहले समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे, क्योंकि आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे n क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे n इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या है। क्या है? n कक्षा की संख्या है। तो चलिए अगला पॉइंट मेरा है, सबसे बाहरी कोश में 2 से अधिक, मतलब सबसे बाहरी कोश में 2 से अधिक तथा 2 से अधिक तथा उसके भीतरी कोश में अर्थात n-1 में क्या है? n-1 में 9 से अधिक, क्या है? 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं। क्या है? 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम से पहले कोश में, क्या है? जब अंतिम से पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो। क्या है? जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि 2n स्क्वायर। अब आपसे इसमें n क्या दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? जब आपको पता रहे कहेंगे सर n n n क्या है, तो बोलेंगे n n n, बस कहते रह जाएंगे। तो आपको n क्या है? n कक्षा की संख्या है। क्या है? n कक्षा की संख्या है। तो चलिए इसे आप नोट करिए, अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलिए कि सबसे बाहरी कोश में 2 से अधिक तथा उसके भीतर कोश में, क्या है? कि सबसे बाहरी कोश में 2 से अधिक तथा उसके भीतर कोश अर्थात n-1 में 9 से अधिक, क्या है? 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम से पहले, क्या है? तो देखिए इसमें अंतिम से पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो। क्या है? 2n स्क्वायर हो। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, अगले पॉइंट को समझेंगे कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर, क्या है? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर फिर नई कक्षा का प्रारंभ हो जाता है। क्या है? फिर नई कक्षा क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। फिर क्या होता है? नई कक्षा प्रारंभ होता है। तब आप लोग इसे नोट करेंगे कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण, क्या है? पूर्ण होने पर, मतलब पूरा होने पर फिर नई, क्या है? फिर नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। क्या है? फिर नई कक्षा क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है, मतलब ये कोई नई कक्षा जो स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब आप लोग समझेंगे कि बोरबरी योजना का अपवाद होता क्या है। क्या है? बोरबरी योजना के अपवाद होते क्या हैं? तो मेरे प्यारे साथी, तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग इसको समझेंगे। तो इसको समझने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए आप लोग लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मैं सपोर्ट करता हूं, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट करें। आप लोग का कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। बस मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। ये 100% है कि इस बार मेरे इस न्यू चैनल जो था RS अकेडमी GKP से मैक्सिमम 200 से 250 बच्चों को मैंने इसमें एडमिशन दिया हूँ। 200 से 250 बच्चों का, लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा बच्चों का मैं एडमिशन दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि बोरबरी योजना का अपवाद होता क्या है, इसमें कहा क्या गया है। देखिए आप लोग सबसे पहले इसको समझिए। पहले मैं एक बार को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, तब आप लोग नोट करिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनों को भरते समय, इलेक्ट्रॉनों को क्या है? भरते समय डी अथवा एफ कक्ष में, क्या है? डी अथवा एफ कक्ष के पूर्णतः या अर्धपूर्ण, क्या है? पूर्णतः या अर्धपूर्ण भरे होने में, क्या है? भरे होने में यदि केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्या है? यदि केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या है? यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो बाह्यतम कक्षा में, क्या है? तो बाह्य कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन डी अथवा एफ कक्ष के कूद जाता है। अब देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें आप लोग गौर करेंगे। देखिए आप लोग गौर से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगी। इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन को भरते समय डी अथवा एफ कक्ष के पूर्ण या अर्ध पूर्ण भरे होने में यदि केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें कहा गया है कि जो एफ अथवा डी कक्ष है, इनको अर्ध पूरे होने पर, क्या है? अर्ध पूर्ण होने में यदि केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो, तो बाह्य कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन डी अथवा एफ कक्ष में कूद जाता है। क्या है? इसमें डी में से एफ कक्ष में क्या होता है? इस तरह कूद जाता है। क्या होता है? कूद जाता है।
इस कारण अर्ध क्या है, इसका कारण अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरे उपकोष का क्या है, अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरे उपकोष का अधिकतम क्या है, अधिकतम अस्थायित्व क्या है, अस्थायित्व क्या है, अस्थायित्व है। उदाहरण में समझेंगे जैसे सी यू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सी यू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 है 8 है 18 है 1 है, क्या है 2 है 8 है 18 है 1 है, तथा सी आर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आपको 2 8 13 1 होता है, क्या है 13 1 होता है। इसमें अब देखिए आपको क्या कहा गया है, जो सी यू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 1 होगा, और सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 13 1 होता है, क्या होता है एक, क्या होता है एक होता है। तो अब आप लोग समझेंगे कक्षाओं में क्या है, अब देखिएगा आप लोग यहाँ से समझेंगे कि कक्षाओं में, यहाँ पे एक बार गौर करेंगे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने में प्रयुक्त क्या है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने में प्रयुक्त नियम क्या है, प्रयुक्त नियम क्या है। अब इसे आप पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखिए आपके पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोग क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्ष में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्या होता है, एक अधिकतम क्या है, एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उनकी चक्रण की दिशा एक दूसरे की विपरीत होनी चाहिए, क्या है, उनकी जो चक्रण की दिशा होती है एक दूसरे क्या होगी, विपरीत होनी चाहिए, क्या है, विपरीत होनी चाहिए। तो देखिए इसमें समझेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत को, कि पाउली एक्सपेंशन प्रिंसिपल। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कहा गया इस सिद्धांत के अनुसार, जो आप पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के हैं, इस सिद्धांत के अनुसार आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे मान लीजिए एक कक्षा है, इसमें मात्र कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उसकी चक्रण की दिशा एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होनी चाहिए। जो इसकी कक्षा है एक दूसरे क्या होनी चाहिए, विपरीत, मतलब उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, आप लोग विपरीत होना चाहिए। तो चलिए हुड का नियम हम लोग चलते हैं, आप लोग छोटा छोटा हेडिंग है इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। हुड का नियम हुड का नियम क्या है इसको देखेंगे। देखिए हुड के नियम में आप लोग समझिएगा कि हुड्स रूल्स, क्या समझेंगे, हुड्स रूल्स। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी किसी भी उपकोष क्या है, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षा के पहले एक एक के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब आप देखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष क्या है, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्ष में पहले क्या है, प्रत्येक कक्ष में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आ जाते हैं। प्रत्येक हर एक कक्ष में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे आप लोग समझेंगे, आगे समझेंगे ऑफ-बाउ का नियम क्या है, ऑफ-बाउ का नियम होता क्या है, क्या करेंगे आप लोग इसको समझेंगे, क्या करेंगे इसको समझेंगे कि ऑफ-बाउ का नियम होता क्या है। ऑफ-बाउ का नियम में आप लोग समझेंगे। देखिए ऑफ-बाउ के नियम ये कहा गया है, ऑफ-बाउ का नियम, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा के तल अस्त्र क्या है, जो ये नियम कहा गया है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा का तल अस्त्र अथवा क्या है अवस्था में परमाणु अल्पतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं, क्या है उपकोष में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। इस नियम से क्या है, इस नियम से परमाणु में प्रवेश पाने वाले क्या है, इस नियम से परमाणु में प्रवेश पाने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की जाने क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा के स्तर का निर्माण होता है, क्या है ऊर्जा के स्तर का क्या होता है, निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उपकोषों के ऊर्जा स्तर में क्या है, इलेक्ट्रॉन उपकोषों के ऊर्जा स्तरों में निम्न
निम्न क्रम में प्रवेश पाते हैं। क्या है? निम्न क्रम में क्या होते हैं? प्रवेश पाते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप देखिए इसमें समझेंगे। आपबाऊ के नियम में इसमें ये कहा गया है कि आपबाऊ के नियम में कि इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा का स्थल क्या है? ऊर्जा का तल स्थ अवस्था में क्या है? अवस्था में क्या है? अवस्था में परमाणु अल्पतम ऊर्जा वाले क्या है? परमाणु अल्पतम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश क्या करते हैं? उपकोष में प्रवेश करते हैं। इस नियम से क्या है? इस नियम से परमाणु में प्रवेश पाने वाले क्या है? इस नियम से परमाणु में प्रवेश पाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की जाने वाली क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा के स्तर का निर्धारण होती है। क्या है? ऊर्जा के स्तर का क्या होता है? निर्धारण होता है। अब आप लोग इसमें गौर करेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उपकोष में क्या है? इलेक्ट्रॉन आपको उपकोष में ऊर्जा स्तरों में निम्न क्रम में प्रवेश पाते हैं। क्या है? निम्न क्रम में क्या होते हैं? प्रवेश पाते हैं। तो इसे आप क्या करेंगे? 1s 2s और 2p क्या है? देखिए यहाँ पे 1s बड़ा है 2p से, और सॉरी 2s है, 2s बड़ा है, 2s से बड़ा है 2p, और 2p से बड़ा है 3s, और 3s से बड़ा है 3p, और 3p से बड़ा है 4s, और 4s से बड़ा है 3d, और 3d से बड़ा है 4p, और 4p से बड़ा है क्या है? 5s। क्या है? इसमें 5s बोला है। तो अब देखिए इसमें आप लोग नीचे की तरफ ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि 4d बड़ा, 5d बड़ा, 6s से क्या बड़ा, 4f से बड़ा 5d, और 6p से बड़ा है 7d। क्या है? इसमें आपको कहा गया है, इसको आप लोग गौर से समझ लेंगे। इसमें जो जो कहा गया, जो मैं आपको घेरा बनाया हूँ, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझेंगे। क्या समझेंगे? इसे आप लोग मेरे प्यारे साथी मोस्ट मतलब बहुत। तो अब हम लोग जैसे कि पढ़ चुके, अब हम लोग समझेंगे क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्या है? क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्याएं होती क्या है? इस पे आप लोग समझेंगे। परमाणु के नाभिक में देखिए अब इसमें कहा गया है क्या है? इसमें ये कहा गया है कि परमाणु के नाभिक के क्या है? परमाणु के नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु के नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को परिभाषित करने के लिए चार संख्याओं का उपयोग किया जाता है। क्या है? चार संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या है? जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको समझेंगे, तब आगे इसे नोट करेंगे। ठीक है? देखिए परमाणु नाभिक के प्रति क्या इसमें कहा गया है कि परमाणु नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित क्या है? परिभाषित करने के लिए चार संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कितने? चार संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं, और आप लोग लिख चुके होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग नहीं नोट कर पाते हैं तो इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप में ग्रुप में दे दूंगा। आपको वहां से जाके डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको डाउट या दिक्कत रहता है तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 636062 क्या है 24452। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से जो भी जानकारी है आप लोग मुझसे ले सकते हैं। तो अब आपको ये तो क्वांटम संख्या तो जान ही गए हैं कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। अब बोले हैं कि आपको क्वांटम संख्या मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के नंबर 1 में लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है? इसमें आप लोग प्रिंसिपल क्या है? क्वांटम नंबर। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है?
प्रिंसिपल काउंटम नंबर में आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्य काउंटम संख्या, आप लोग पहले इसको समझेंगे फिर नोट करेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है। क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या से इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का मतलब पता चलता है। यह शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए इसके कहा गया है, इसमें जो शून्य है, शून्य को आप छोड़कर कोई भी आप पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या है, शून्य को छोड़कर कोई भी एक आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। तो अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि इसमें इसके कहने का रीज़न क्या है और इसके कहने का कारण क्या है। तो चलिए आप लोग हेडिंग तो डाल चुके होंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। इसका इंग्लिश देखिए, आपको जब क्वेश्चन देंगे आपको एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको इसमें दिया रहता है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है। तो आपको जिस भी भाषा में आए आप उस भी भाषा में दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग अब नोट करिए ज़्यादा बिना बात किए ही कि इससे इलेक्ट्रॉन की क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का क्या होता है, पता चलता है। मुख्य क्वांटम संख्या से इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का क्या होता है, पता चलता है। यह शून्य को छोड़कर क्या है, इसमें क्या है, इसमें जीरो को छोड़कर कोई भी क्या है, जीरो को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे आपने जीरो को छोड़ दीजिए, 1 व 2 व 3 व 4 व 5 व 6 व 7 व 8 व 9 व मतलब कोई भी एक होती है जो पूर्ण संख्या का होगी, हो सकती है। तो स्टूडेंट हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही थ्योरी को पढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम लोग जो भी हमारी थ्योरी है हम लोग उस थ्योरी को रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। तो स्टूडेंट और हम लोग आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले उसका लिंक मिल जाए। तो स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जैसे मान लीजिए आज मैं क्लास को जो पढ़ाया हूं इस क्लास को इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। किसमें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोग वीडियो को जितना से हो पाए उतना शेयर करिए। आपके पास जो भी अगल बगल के स्टूडेंट हैं जो भी पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी हमारे इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में हम लोग इतने ही और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।